क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा सार्थक क्या है? हर घर दस्तक अभियान का उद्देश्य क्या है? KR नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 30 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हर घर दस्तक अभियान का उद्देश्य क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है हर घर दस्तक अभियान, जिसका उद्देश्य कोविड टीकाकरण अभियान को गति देना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से हर घर दस्तक नामक अभियान शुरू किया गया है। तो देखो, केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से हर घर दस्तक महा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। और अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को टीके लगाएंगे। क्या इस अभियान के तहत जो स्वास्थ्य कर्मी है वो घर घर जाकर लोगों को टीके लगाएंगे? अभी तक हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन 30 करोड़ को दोनों डोज दी गई है। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सिंगल डोज ही ली है। और यह आंकड़ा बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान लॉन्च किया गया है। और देश में ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है कि जहां पात्र लोगों में आधे से भी कम ने टीके की पहली डोज ली है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे गुजरात से बिलोंग करते हैं मनसुख मांडविया। वो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा सार्थक क्या है? दोस्तों, आपने न्यूज देखा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा यह सार्थक क्या है? यह स्वदेश निर्मित भारतीय तट रक्षक पोत है। क्या? स्वदेश निर्मित भारतीय तट रक्षक पोत है जिसका नाम रखा गया है सार्थक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है सार्थक। इमेज में आप देख सकते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा और समुद्री सीमाओं की रक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेश निर्मित भारतीय तट रक्षक पोत सार्थक गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? यह गोवा से राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नाम है सार्थक। और याद रखो, स्वदेश निर्मित भारतीय तट रक्षक पोत है। ओके, और इसे गुजरात के पोरबंदर में तैनात किया जाएगा। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित भारतीय तट रक्षक पोत सार्थक को कहां तैनात किया जाएगा? गुजरात के पोरबंदर में। और पोरबंदर बोले तो हमारे पूज्य बापू का जन्म स्थान है पोरबंदर। और पोरबंदर में पूज्य बापू के जन्म स्थान को किस नाम से जानते हैं? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सार्थक का संचालन तट रक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर किया जाएगा। और सार्थक पोत की कमान उप महानिरीक्षक MM सैयद को सौंपी गई है। तो यहां से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सार्थक पोत की कमान किसको सौंपी गई है? उप महानिरीक्षक MM सैयद को यह सार्थक पोत की कमान सौंपी गई है। और यह पोत अत्याधुनिक उपकरणों, सेंसर और हथियारों से सुसज्जित है और एक कमांड प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने में यह सक्षम है। और भारतीय तट रक्षक पोत सार्थक आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। यह याद रख लो कि भारतीय तट रक्षक पोत सार्थक आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है।
तो जिस टीम ने यह सार्थक को तैयार किया है उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। तीसरा क्वेश्चन, टेलीमेडिसिन के शुरुआती विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने भाषण में टेलीमेडिसिन का जिक्र किया। तो क्या आपको पता है कि टेलीमेडिसिन के शुरुआती विकास में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने टेलीमेडिसिन के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। लेकिन टेलीमेडिसिन करंट अफेयर में क्यों आया? देखो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी प्रति वर्ष देश के लगभग 5 अरब डॉलर बचा सकती है। क्या यह टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी प्रति वर्ष देश के लगभग 5 अरब डॉलर बचा सकती है? और डॉक्टर जितेंद्र सिंह CII एशिया स्वास्थ्य 2021 सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तब भाषण में टेलीमेडिसिन का जिक्र किया। तो टेलीमेडिसिन में दो शब्द है, एक है टेली और दूसरा है मेडेरी। दोनों का मीनिंग क्या होता है? देखो, टेली एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दूरी। क्या यह टेली एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है दूरी। और मेडेरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ठीक करना। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो दूर रहकर भी किसी पेशेंट को ठीक करना, इसी तरह का मीनिंग होता है टेलीमेडिसिन। और टाइम पत्रिका ने टेलीमेडिसिन को हीलिंग बाय वायर, क्या हीलिंग बाय वायर के नाम से संबोधित किया है। किसने? टाइम पत्रिका ने टेलीमेडिसिन को हीलिंग बाय वायर के नाम से संबोधित किया है। और वर्तमान में टेलीमेडिसिन को ई स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। जब भी कोविड-19 आया है तब से यह टेलीमेडिसिन को ई स्वास्थ्य सुविधा का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। टेलीमेडिसिन में नासा के प्रयास 1960 के दशक की शुरुआत में प्रारंभ हुए, जब मानव ने अंतरिक्ष में उड़ान भरना शुरू किया। और टेलीमेडिसिन का सबसे शुरुआती प्रयोग एरिज़ोना प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किया गया था। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि टेलीमेडिसिन का सबसे शुरुआती प्रयोग कहां किया गया था? एरिज़ोना प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में। क्यों? निवास कर रहे लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए यह टेलीमेडिसिन का सबसे शुरुआती प्रयोग किया गया। चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 25 करोड़ 10 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 25 करोड़ 10 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और यह समझौता क्यों किया गया है? चेन्नई शहर के लिए यह समझौता किया गया है। चेन्नई में क्या किया जाएगा? चेन्नई शहर की बाढ़ की स्थिति से जूझने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से चेन्नई कोस्टल बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन स्थापित करने के लिए भारत सरकार और एशियन विकास बैंक ने 25 करोड़ 10 लाख डॉलर के ऋण समझौते से जुड़े एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों याद रखो, इस समझौते का उद्देश्य क्या है? चेन्नई शहर की बाढ़ की स्थिति से जूझने की क्षमता को मजबूत करना है। और इस समझौते पर आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एशियाई विकास बैंक के भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेवो कोनिशी ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इस ऋण समझौते पर रजत कुमार मिश्रा और ताकेवो कोनिशी ने हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कौन है? तो रजत कुमार मिश्रा आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव है और ताकेवो कोनिशी कौन है? भारत रेजिडेंट मिशन में कंट्री डायरेक्टर के रूप में वर्तमान में कार्यरत है। और चेन्नई की बात आई तो चेन्नई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और यह जो 3 महत्वपूर्ण फैक्ट चेन्नई से जुड़े हुए हैं वो याद रख लीजिए। पहली बात कि चेन्नई भारत के लगभग 45% स्वास्थ्य पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। क्या अकेला चेन्नई सिटी भारत के लगभग 45% स्वास्थ्य पर्यटकों को आकर्षित करता है? पहली बात।
और इसीलिए इसे हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? चेन्नई को। और साथ ही चेन्नई दक्षिण भारत का गेटवे है। क्या दक्षिण भारत का गेटवे किसे कहा जाता है? चेन्नई को। और तीसरा फैक्टर, चेन्नई को ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां 3 क्वेश्चन याद रख लो कि दक्षिण भारत का गेटवे किसको कहा जाता है, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, और डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए चेन्नई। दोस्तों बात कैसी लगी? अच्छी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसने 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? हाल ही में यह 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। इमेज में आप देख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री है श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। और यहां पर पढ़ सकते हैं यह 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 का विषय क्या रखा गया है, थीम क्या रखी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय मोबिलिटी फॉर ऑल रखा गया है। क्या यह 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 का विषय मोबिलिटी फॉर ऑल रखा गया है, जो समान पहुंच उपलब्ध कराने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और श्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए राज्य और शहर के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। 6वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा में कोविड निर्देशों का पालन कराने के लिए कौन सा कदम उठाया है? हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा में कोविड निर्देशों का पालन कराने के लिए एक वीडियो गीत जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन यहां जिक्र किया गया है छठ पूजा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा छठ पूजा किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए एक ऑडियो विजुअल गीत जारी किया है। और यह जानी मानी लोक और शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। तो याद रखो शारदा सिन्हा एक जानी मानी लोक और शास्त्रीय गायिका है और हमारे राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है शारदा सिन्हा को। और इस वीडियो में सुश्री शारदा सिन्हा सबको जल्द कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लेने का अनुरोध करेगी ताकि कोविड महामारी से मुक्ति पाई जा सके। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य का 3 दिन का दौरा किया? इमेज में आप देख सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति हाल ही में गुजरात राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी ने हमारे राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 से 30 अक्टूबर तक गुजरात की यात्रा पर है। और राष्ट्रपति ने भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना से संबंधित परियोजना का उद्घाटन भी किया है। और वो भावनगर में पूज्य मोरारी बापू से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भावनगर जिले के तलगाजरडा में स्थित मोरारी बापू के आश्रम श्री चित्रकूट धाम का भी दौरा करेंगे। और गुजरात के तलगाजरडा में मोरारी बापू का श्री चित्रकूट धाम आश्रम है। और मोरारी बापू ने पिछले साल अयोध्या में निर्माणाधीन यह रामलल्ला मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए दान भी किए थे। और आप सबको पता है कि पूज्य मोरारी बापू रामचरितमानस के एक विश्व प्रसिद्ध कथाकार है। आपने भी आस्था जैसी धार्मिक चैनलों पर पूज्य बापू को देखा होगा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्रे लंगूरों के नीले रंग के रोए यानी कि फर या बाल वाले समूह को किस राज्य में देखा गया? इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में ग्रे लंगूरों के नीले रंग के रोए यानी कि फर या बाल वाले समूह को गुजरात राज्य में देखा गया।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात राज्य। और गुजरात में पहली बार इसे देखा गया है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है। हाल ही में ग्रे लंगूरों के नीले रंग के रोए यानी कि फर या बाल वाले समूह को गुजरात के अंकलेश्वर के औद्योगिक क्षेत्र के पास देखा गया है। गुजरात में कहां देखा गया है? अंकलेश्वर के औद्योगिक क्षेत्र के पास देखा गया। और इसे हिंदू देवता हनुमान के नाम पर हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि इस बंदर को हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। और आमतौर पर यह हनुमान लंगूर कहां पाया जाता है? तो देखो, हनुमान लंगूर की 16 उप प्रजातियां उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में प्रायः द्वीपीय भारत तक पाई जाती है। और यह सिल्वर रंग की धारियों के साथ भूरे रंग का होता है और इनके हाथ और पैर काले होते हैं। क्या यह लंगूर के हाथ और पैर काले होते हैं? और पेड़ की शाखाओं पर संतुलन के लिए एक लंबी पूंछ भी होती है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में संभव 2021 कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? हाल ही में यह संभव 2021 नामक कार्यक्रम की शुरुआत MSME मंत्रालय ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है MSME मंत्रालय। और MSME का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME का पूर्ण स्वरूप होता है। तो हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 की शुरुआत की है। और इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को ऑडियो वीडियो फिल्म के माध्यम से MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। क्या किया जाएगा? कॉलेज के छात्रों को ऑडियो वीडियो फिल्म के माध्यम से MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। और संभव 2021 का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से उद्यमिता तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और GDP में MSME का योगदान मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% करने और MSME क्षेत्र में रोजगार को 11 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों, MSME के माध्यम से GDP में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसी तरह की बात हाल ही में सामने आई। 10वां क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है? हाल ही में डॉक्टर बिबेक देबरॉय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर बिबेक देबरॉय। इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए डॉक्टर बिबेक देबरॉय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का पुनर्गठन किया है। और सितंबर 2021 में यह इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल समाप्त हुआ था। कब? सितंबर 2021 में। और EACPM एक गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी? इमेज में आप देख सकते हैं। नाम है अनीता आनंद। भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक है। क्या? भारतीय मूल की कनाडा नागरिक जिसका नाम है अनीता आनंद, और वो हाल ही में कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को हाल ही में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और अनीता आनंद का जन्म नोवा स्कॉटिया के कैंटविले में हुआ है। अनीता आनंद का जन्म कहां हुआ है? नोवा स्कॉटिया के कैंटविले में जन्मा। और दोस्तों याद रखो, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने हमारे भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक अनीता आनंद को रक्षा मंत्री पद सौंपा है। और अनीता आनंद के माता पिता दोनों चिकित्सक थे, दोनों ही भारत से संबंधित थे। और वह पहली बार वर्ष 2019 में ओंटारियो प्रांत में ओकविले के प्रतिनिधि के रूप में संसद में चुनी गई। 12वां क्वेश्चन, KR नारायणन का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था? पहले तो यह याद रख लो कि KR नारायणन करंट अफेयर में क्यों आए। हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके
के.आर. नारायणन का हाल ही में जन्म दिवस मनाया गया और के.आर. नारायणन का जन्म केरल राज्य में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और 27 अक्टूबर 2021 को हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और डॉक्टर के.आर. नारायण का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर कोचेरिल रमन नारायणन। क्या? डॉक्टर कोचेरिल रमन नारायणन, के.आर. नारायणन का पूरा नाम। और के.आर. नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के कोट्टायम जिले के उजावुर में एक दलित परिवार में हुआ था। तो यह बात भी याद रख लो कि केरल के कोट्टायम जिले के उजावुर गांव में एक दलित परिवार में के.आर. नारायणन का जन्म। और वर्ष 1992 में वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए और बाद में 1997 में वे भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। और ज्ञात हो कि राष्ट्रपति के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले दलित थे। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले दलित नेता कौन थे? तो हमारा आंसर होना चाहिए के.आर. नारायणन। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष को आसियान भारत मित्रता वर्ष मनाया जाएगा? आने वाले 2022 के वर्ष को आसियान भारत मित्रता वर्ष मनाया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साल 2022। और यह वर्ष क्यों मनाया जाएगा? तो देखो, भारत आसियान भागीदारी की 30वीं वर्षगांठ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेताओं ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मित्रता वर्ष घोषित किया है। क्या? साल 2022 को भारत आसियान मित्रता वर्ष घोषित किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत आसियान साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होंगे और भारत भी अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा, यानी कि दो महत्वपूर्ण घटना 2022 में होने वाली है। और श्री मोदी जी ने भारत आसियान सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए आसियान सांस्कृतिक विरासत सूची बनाने के लिए भारत के समर्थन की घोषणा भी की है। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस प्रसिद्ध उपन्यास का अंश है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास का अंश है। और आनंद मठ नामक उपन्यास किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इमेज आप देख सकते हैं किताब की फ्रंट पेज को। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है F.A. कुरैशी, संजय डाभे, अलका मौर्य, नितिन चावड़ा, हिरल पटेल, दिलीप परमार, रचना मिस्त्री, संजय कुमार। सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। जादव पिंकी, लवकुश शाह, दीपक परमार, भावेश पगी, पटेल गौरव, ड्रीम वर्दी, यादव जी, वीरूभा गोहिल, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है आनंद मठ। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है महावीर सिंह परमार, मानसी प्रजापति, महेश सापरा, ड्रीम LBSNAA। मित्रों LBSN का पूर्ण स्वरूप क्या होता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और HR हंसा, ब्रिजराज सिंह वाला और संदीप सेन, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, कानो जिगोरो किस खेल के संस्थापक थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर कानो जिगोरो को याद किया, तो कानो जिगोरो किस खेल के संस्थापक थे? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।